हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डाइवोर्स पे डिस्कस कर रहे थे और हमने बताया था आपको कि डाइवोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिसिंग लॉ का और बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहा है इसमें। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डाइवोर्स देने का जो तरीका इस्लाम बताया गया है वो तरीका जो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, जो तलाक़ुल सुन्नत है उसमें एहसन फर्म होता है। एहसन में एक बार में आदमी डाइवोर्स देता है और 3 महीने तक इंतज़ार करता है। और ये डाइवोर्स देने की जो कंडीशंस हैं उसमें ये है कि आदमी साउंड माइंड हो और वाइफ तुहर के पीरियड में हो, मतलब फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन एंड शी बी प्योर, तो उस कंडीशन में देते हैं और 3 महीने तक वो उससे दूर रखता है। इन बिटवीन 3 मंथ्स इफ ही कोहैबिट्स विथ वाइफ तो फिर वो डाइवोर्स नहीं रहता, फिर वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाते हैं। ये बेस्ट तरीका है इस्लाम में डाइवोर्स देने का। दूसरा हसन फर्म जो भी रिकॉग्नाइज्ड है इस्लाम में, हसन फर्म में एक बार डाइवोर्स प्रोनाउंस करते हैं और डाइवोर्स देने के बाद में 1 महीने इंतजार करते हैं। कंडीशन वही है, तुहर का कंडीशन है, साउंड होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और फिर दूसरी बार देता है और तीसरी बार जा कर के ये फाइनल हो जाता है, इर्रिवोकेबल हो जाता है। तो डाइवोर्स इर्रिवोकेबल होता है आफ्टर 3 मंथ्स हसन वाले पीरियड में, और एहसन वाले पीरियड में 3 मंथ्स के बाद होता है। लेकिन तीसरा जो तलाकुल बिद्दत है, थोड़ा समझते लो बिद्दत क्या है। इनफैक्ट बिद्दत ये है कि हर रिलीजन में रिलीजन के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इस्लाम में भी है। तो अगर कोई चीज़ जो रिलीजन का इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को ये समझ करके उसको फॉलो किया जाए, उसको प्रैक्टिस में लाया जाए कि इस्लाम का इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तो वो बिद्दत कहलाता है। तो बिद्दत इनफैक्ट जो तलाक बिद्दत है, इसमें ट्रिपल तलाक आता है कि एक ही सांस में 3 बार तलाक दे देना, आई डाइवोर्स यू, डाइवोर्स यू, डाइवोर्स यू, और ये तलाक हो जाना, ये तलाक बिद्दत है। तो इनफैक्ट न प्रोफेट ने अप्रूव किया न कुरान में है। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ गई, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इनफैक्ट जो सेकंड कैलिफ थे इस्लाम के, हजरत उमर, उनके समय में सीरिया, इजिप्ट, पर्शिया, ये सब जो कंकर किया लोगों ने और उसमें जो फ़ौजें लड़ने गई थी, तो वहाँ की जो औरतें थी, शी वुड हैव द बेस्ट अपीयरेंस एज कम्पेयर्ड विथ वीमेन ऑफ अरबिया। तो वो लोग उसकी तरफ माइल होते थे और उनसे वो शादी करना चाहते थे। लेकिन वो औरतें जो थी, वो औरतें अपने सामने वो कंडीशन रखती थी वहाँ पे कि आप जो पहली वाइफ है उसको आप इंस्टेंटेनियसली आप डाइवोर्स दे दो। तो ये ट्रिपल डाइवोर्स दे देते थे। तो ये समझते थे कि डाइवोर्स तो हुआ नहीं, क्योंकि इस्लाम में ट्रिपल डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट था नहीं। तो डाइवोर्स भी दे देते थे और उनको फिर अपना भी लेते थे। तो इससे भी शादी कर लिया और 4 मंथ्स में जा कर के घर के साथ गुजा लिए। तो इस तरह से वो डाइवोर्स नहीं होता था। ये जब बात हजरत उमर को मिली, उस वक्त खलीफा थे वो, तो हजरत उमर ने इस चीज़ को कहा कि नहीं, अगर ट्रिपल डाइवोर्स कोई एक सांस में भी दे देगा तो ये मान लिया जाएगा। दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज। ये ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सीजेंसी थी जिसकी वजह से उसको किया गया, और ये चीज़ हनफी लॉ में परपिचुएट कर गई। तो इंडिया में ट्रिपल डाइवोर्स का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से आ गया और ये चलता रहा और इवन जुडिशियल कोर्ट के सामने भी ये केसेस जाते रहे। लेकिन कोर्ट ने भी कभी इसको बहुत क्लियर कट तरीके से मना नहीं किया। इसमें पहला केस आया 1906 में, सारा बाई वर्सेस राबिया बाई का केस था, या फिर फजलुर रहमान वर्सेस आयशा का केस था, 1929 का पटना का केस है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कोर्ट ने कहा तो कि ये डाइवोर्स कुरान में अलाउड नहीं है, प्रोफेट द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कहा कि दिस ट्रिपल डाइवोर्स इज गुड इन लॉ एंड बैड इन थियोलॉजी, इस तरह से कह दिया। और यहाँ तक कि ये केस आया था रशीद अहमद वर्सेज अनीसा खातून, ये 1932 का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है। और इसने तो बाकायदा उसको कह दिया कि नहीं, ये मतलब ट्रिपल डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज ही कर दिया, जो पहले से था उसको कहा है। और
एक व्यक्ति है जो डाइवोर्स लेता है, बल्कि 2-4 दिन बाद तलाकनामा भिजवा देता है, फिर हलाला रीमैरिज का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, बच्चे होते हैं, और उसका ऑल चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट। ये 1932 का केस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चीज़ परपिचुएट करती रही, और ये बिल्कुल अनब्राइडल्ड पावर ऑफ हस्बैंड दैट ही कैन डाइवोर्स हिज वाइफ विदाउट साइनिंग एनी रीज़न, ये चीज़ चलता रहा। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, मैं समझता हूँ कि जो एक केस आया था यूसुफ वर्सेस सोरम्मा का, जस्टिस कृष्णा अय्यर बहुत ही प्रैग्मेटिक जज रहे हैं और बहुत ही उनका ओपिनियन बहुत ही वैल्यूएबल रहा है। तो इन्होंने पहली बार 1971 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि नहीं, ये जो अनब्राइडल्ड पावर है हस्बैंड का डाइवोर्स देना विदाउट साइनिंग एनी रीजन, ये कुरान के खिलाफ है, और कुरान बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता है कि हस्बैंड इस तरह से डाइवोर्स नहीं दे सकता है, मैरिज को लिक्विडेट नहीं कर सकता। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर 1994 में जो रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया था 1994 में, जस्टिस एच.एन. तिलहरी, ये लखनऊ बेंच का डिसीजन था। इनफैक्ट ये केस डायरेक्ट डाइवोर्स से रिलेटेड नहीं था, ये केस था यूपी लैंड सीलिंग एक्ट का, और उसमें इन लोगों ने डिपोज किया हस्बैंड वाइफ कोर्ट के सामने कि हम लोगों का डाइवोर्स हो गया, ट्रिपल डाइवोर्स हो गया है, तो अगर डाइवोर्स हो गया तो हम लोग सेपरेट हो गए। तो इस तरह से तो उसने कहा था कि नहीं, ये ट्रिपल डाइवोर्स जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से 1994 के बाद 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया सायरा बानो बस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जाकर के कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि ट्रिपल डाइवोर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से 2017 के बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर लेजिस्लेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की, और वो जाकर के फाइनली 2019 में जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वीमेंस राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट जो 1986 का था, जो शाहबानो केस के बाद आया। शाहबानो केस में भी मेंटेनेंस पे तो बात हुई, लेकिन इस डाइवोर्स को, ट्रिपल डाइवोर्स को बिल्कुल इलीगल नहीं करार दिया गया था। तो इस तरह से ये एक्ट बन गया है, और अब उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई ट्रिपल डाइवोर्स देता है, डाइवोर्स प्रोहिबिटेड नहीं है, डाइवोर्स तो होना ही है, वो तिगरिबेटी है, और जो तरीका है इस्लाम में देने का, उस तरह से डाइवोर्स हो सकता है। ये 3 महीने का जो समय होता है इद्दत पीरियड का, ये 3 महीना का समय इनफैक्ट ये रिकॉन्सिलिएशन के लिए होता है। ये रिकॉन्सिलिएशन होगा, और रिकॉन्सिलिएशन में तो दोनों पक्ष मिल करके जो डिफरेंसेस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और ऑल पॉसिबल वेज कैन बी सर्च्ड आउट दैट दे कैन लिव टुगेदर और नॉट, इसकी एक पॉसिबिलिटी तलाशते हैं कि दोनों साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो ये 3 महीना समय उसके लिए होता है, प्लस वो 3 महीना में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो भी उसके बिलोंगिंग्स हैं, जो भी उसका मेहर है, जो भी प्रॉपर्टी उसका है, वो सारे प्रॉपर्टी के साथ उसको इज्जत के साथ ये करना है, रुखसत करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये कानून बन गया है, और कानून में ट्रिपल डाइवोर्स को इलीगल कर दिया गया है, वाइड कर दिया गया है, बल्कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। और इस तरह से हम लोग देखें, इसमें अगर ऐसा होता है तो 3 साल तक की सज़ा है। तो अब ये ट्रिपल डाइवोर्स का मामला इंडिया में ख़त्म हो गया है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, ये केस आया था अहमद गिरी वर्सेस मुस्मात में, ये 1955 का केस है, ये जम्मू कश्मीर का। तो इसमें कोर्ट ने बाकायदा कह दिया था कि कोर्ट के किसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इसको चेंज नहीं किया सकता है। लेकिन अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या इमाम एसोसिएशन है इंडिया का, इसमें ये तय किया गया है कि जो निकाह होता है, निकाहनामा जो लिखा जाता है, उसमें इस चीज़ को लिख दिया जाए कि ट्रिपल डाइवोर्स, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना ही बहुत ज़रूरी है। अभी भी इतनी इलिटरेसी है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है इसकी, और इस जानकारी के अभाव में भी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इस अवेयरनेस क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। बहरहाल ये ट्रिपल डाइवोर्स का ये चैप्टर क्लोज हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम एन एक्ट, एंड इफ एनी पर्सन गिव्स डाइवोर्स, ट्रिपल डाइवोर्स, then you will be penalized.
3 साल की पनिशमेंट तक का प्रावधान इसमें आ गया है। अब हम लोग देखें कि जो दूसरा जो हस्बैंड कर सकता है, इला और जिहार, डाइवोर्स दे सकता है, इला और जिहार है। इला बोलते हैं कि बाय स्वेरिंग गॉड इफ ही सेज दैट ही विल नॉट हैव कोहैबिटेशन इन द नेम ऑफ अल्लाह, इस अल्लाह के नाम से वो अगर स्वेयर करता है, अगर कसम खाता है कि हम नहीं रहेंगे हस्बैंड वाइफ की तरह, तो ये इला में आता है। और उसी तरह से जिहार है, अगर एसिमिलेशन, अगर किसी ऐसे रिलेशन को उसके साथ जोड़ देता है जो इसके साथ वो हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह सकता है, तो ये जिहार में आता है। और इसमें फिर एक्सपिएशन है, उससे प्रायश्चित करना है, या तो किसी गुलाम को आज़ाद करे, या 60 दिन का रोज़ा रखे, या 60 गरीब को खाना खिलाए। अगर ये सब नहीं होता है तो वाइफ हैज़ राइट टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर फाइनल डाइवोर्स, वो कोर्ट में जा सकती है। तो ये 3 जो है ये हस्बैंड के हाथ में है, डाइवोर्स, इला और जिहार। जब क्लासिफिकेशन में बता रहे थे हमने आपको बताया था कि और भी है, जैसे कि तलाक़ तफवीज़ है। तो तलाक़ तफवीज़ मैंने शुरू में बताया था आपको कि वाइफ कभी हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकती है। जब भी डाइवोर्स देगा तो हस्बैंड ही देगा, लेकिन वाइफ वो डाइवोर्स अपने आप को ले सकती है डाइवोर्स उससे। वो कैसे? उससे वो पावर ले ले, डाइवोर्स टू हरसेल्फ। और ये तलाक़ तफवीज़ है, जैसे कि इसको बोलते हैं कि परचेज कर ले उसको। तो तलाक़ तफवीज़ में वो वाइफ हस्बैंड से कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर कोई ऐसा कंडीशन रख दिया जाए कि अगर वो हस्बैंड फुलफिल नहीं करता है तो ये डाइवोर्स समझा जाएगा। तो इस तरह से वो तलाक़ तफवीज़ होता है। और दूसरा ये है, तीसरी जो कंडीशन है, खुला है, मुबारात है। खुला बोलते हैं कि वाइफ अप्रोच करती है कोर्ट को कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, और अगर वो ग्राउंड जो है ओरिजिनेबल है तो उस ग्राउंड पे उसको डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट उसकी मदद कर सकता है। तो ये खुला है। अब मुबारात दोनों के कंसेंट से होता है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों के कंसेंट से होता है। और ये एग्रीमेंट अब तो जब से ये फैमिली कोर्ट आया है 1984 का, तो फैमिली कोर्ट में बाकायदा इसका प्रोविज़न कर दिया गया है कि पार्टी कोर्ट के सामने आएंगी, डाइवोर्स के लिए पिटीशन देंगी, और पिटीशन के बाद में ऑल पॉसिबल वेज तलाशने की कोशिश की जाएगी, रिकॉन्सिलिएशन के लिए भेज दिया जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है दोनों का साथ रहना, तो फिर कोर्ट में ही डाइवोर्स दिया जाएगा, और डाइवोर्स एक दूसरे पक्ष के मौजूदगी में दिया जाएगा। तो ये मुबारात है। और जो लास्ट है जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में है, तो उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं। सेक्शन 2 में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं। वो ग्राउंड्स अगर कोई भी एग्जिस्ट करता है तो उसके आधार पे डाइवोर्स हो सकता है। वाइफ भी कोर्ट में जा सकती है वो डाइवोर्स लेने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये डाइवोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो ग्राउंड्स हैं रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में, जैसे कि लियान है, इम्पोर्टेंसी है, तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है वो अगर एक कंटिन्यूअस पीरियड के लिए वो गायब रहता है, उसका कहीं अता पता नहीं चलता है, तो ऐसे केस में वो ये हो जाता है, या 6 महीने तक कंजुगल रिलेशन में रहता है, तो एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। उसी तरह से अगर मेंटेन करने में फेलियर हो जाता है, जो कि वाइफ को मेंटेन करना एक उसकी जिम्मेदारी है, अगर वाइफ को मेंटेन करने फेलियर हो जाता है तो भी डाइवोर्स का ग्राउंड जाता है। हस्बैंड को अगर जेल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, या फिर इम्पोर्टेंसी हो, या फिर इंसैनिटी हो, लेप्रोसी हो, वेंडल डिजीज़ हो, तो ये सब ग्राउंड्स में औरत जो है वो कोर्ट में जा सकती है। या फिर क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड हो, हस्बैंड जो है क्रुएल तरीके से पेश आता हो, और क्रुएल्टी में अगर वो हैबिचुअल इंसल्ट करता है, उसको इंसल्ट करता है, या हैबिचुअल असॉल्ट करता है, या फिर किसी वाइफ के ऊपर गलत एलिगेशन लगा देना, या फिर किसी ऐसी लेडी के साथ
इनफेमस लाइफ और उसको इल रिप्यूट गलत तरह से इल्ज़ाम लगा करके उसके ऊपर अत्याचार करना, या फिर इमोरल लाइफ के लिए उसको इन्फोर्स करना कि आप ऐसे इमोरल लाइफ लीड करो, या फिर उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम से, वाइफ के नाम से, और हस्बैंड उसको ये फोर्स करता हो कि तुम इसको हमारे नाम से कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रुएल्टी में आती हैं, और वाइफ इस कंडीशन में वो कोर्ट में जा सकती है डाइवोर्स के लिए। इफेक्ट ऑफ एपोस्टेफी भी है। अगर हस्बैंड वाइफ अगर रिलीजन चेंज कर ले, तो वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो डाइवोर्स ले ले, ये हस्बैंड के ऊपर है। लेकिन अगर हस्बैंड रिलीजन चेंज कर लेता है तो वाइफ अधिकार है कि ये उससे डाइवोर्स ले सकती है, कोर्ट में जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डाइवोर्स जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, नाउ आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट 2019 दिस इशू हैज़ रिजॉल्व्ड एंड नाउ इट हैज़ बिकम ऑफेंस। अब इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द शोल्डर ऑफ द फॉलोअर्स एंड पर्टिकुलरली द लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, इमाम्स, कि ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। तो ये डाइवोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके, और आप लोग मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे, और भी सारे टीचर्स अपने ई कंटेंट्स भेज रहे हैं। अभी हमने खबर मिली कि बहुत लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं, सिस्को पे क्लास ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। तो सेमेस्टर 2 का भी, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 सबका व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग क्रिएट कर दिया गया है, और उस माध्यम से आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, तो जो आप लोगों का बैच है सेकंड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए, वो हम देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब भी देंगे। और अब इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा मुस्लिम लॉ, और भी जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो पीछे चल रहे हैं, हम उस पर भी वीडियो पोस्ट करेंगे। और अब यूनिवर्सिटी ने भी एक इनिशिएटिव लिया है माइक्रोसॉफ्ट पे क्लास लेने का, तो भी लेंगे। अब हम लोग ऑनलाइन भी क्लास शुरू करेंगे, सब लोग कर भी रहे हैं, हम भी करेंगे उसको। लेकिन अभी ये जो है आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में अच्छा मौका है, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। यूनिवर्सिटी खुलेगी और एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस भी हो सकती है, इसलिए कि यूजीसी का भी सर्कुलर आ गया है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।